दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। किसानों के 3 बिल आज संसद में पास हो गए। सरकार का तर्क है कि इससे किसानों के हितों की रक्षा होगी, किसानों को बंधनों से मुक्त किया जाएगा और बिचौलियों को बीच से समाप्त किया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि इससे किसानों के साथ जाति होगी, उनके ऊपर बंधन बढ़ेंगे। सच क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर जी ने इस मुद्दे पर पॉलिटिकल चौपाल से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने सब कुछ खुलासा किया, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। सुनिए उनके साथ हमारी ये खास बातचीत। नमस्कार, विजयपाल सिंह तोमर, सांसद राज्यसभा जी। ये जो 3 विधेयक आए हैं किसानों के लिए, जी जी। पहला, किसानों को फ्री ट्रेड। जी देश को आज़ाद हुए तो 47 में आज़ाद हो गया था, लेकिन किसान अपने उत्पाद को देश के किसी हिस्से में नहीं बेच सकता था। वो उसकी एक प्रदेशों द्वारा जो मंडी अधिनियम है उसके अंतर्गत एक नोटिफाइड एरिया मंडी का होता था, उसके बाहर भी नहीं बेच सकता था। तो किसान ऐसा था जो अपने उत्पाद का मूल्य तो तय नहीं करता और सब अपने हिसाब से अपने उत्पाद को बेचते हैं, लेकिन वो स्थान भी तय नहीं कर सकता था। वो पूरी तरह प्रतिबंधों में जकड़ा हुआ था, बाधाओं में जकड़ा हुआ था। यदि उत्तर प्रदेश का किसान, यदि धान गेहूं का हो या धान का हो, मूल्य ज़्यादा है हरियाणा, तो बागपत का किसान सोनीपत नहीं जा सकता था। जाता था तो उनको या तो डंडे पड़ते थे, चालान होते थे, उनके वाहन सीज हो जाते थे। और यदि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है तो हरियाणा का किसान यहाँ आके नहीं बेच सकता था जी। आज यदि हम देखें गुड़ का रेट बिहार में बहुत ज़्यादा है, इन ऑर्डिनेंसेस के आने से पहले यूपी का किसान बिहार में नहीं जा सकता था गुड़ बेचने। तो ये सारे प्रतिबंध अंतर राज्यीय प्रतिबंध थे, अंतर जिला प्रतिबंध थे और विद इन डिस्ट्रिक्ट भी जी। मंडी के बाहर बेचने पे प्रतिबंध थे। एक नोटिफाइड एरिया में ही बेच सकता था और इस तरह से किसान को गुलाम बना के रख दिया गया था। तो मैं पहली बार देश की आज़ादी के पहली बार इन विधेयकों के द्वारा, इन ये कानून बना है, इनके द्वारा किसान को आज़ादी मिली है। आज किसान देश के जिस हिस्से में चाहे, जहाँ चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे अपना उत्पाद बेच सकता है। तो ये इस अधिनियम की विशेषता है कि एक केवल नोटिफाइड मंडी के अलावा और चैनल भी उसके खुल गए हैं, सभी विकल्प खुल गए हैं। जी जी। अब किसान को लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, किसान मंडियों को समाप्त कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जी। ये मंडी अधिनियम, अपनी मंडियां अपनी जगह रहेंगी। यदि मंडियों में अच्छा रेट मिलता है तो किसान वहां जाए, वो विकल्प खोला रहेगा। लेकिन यदि छोटा किसान है और उसको खेत पर उससे अच्छा दाम मिल रहा है तो मंडी में क्यों जाएगा? मंडी में जाने के लिए किसान अपना किराया लगाता है, एक दिन का टाइम लगाता है। और मंडी में इन विधेयकों के आने से पहले, इस कानून के बनने से पहले हम मंडी में गए हैं, हमने देखा है किसान अलग बैठ जाता है। वहाँ दलाल तय करते हैं कि किस रेट पे बेच दिया, किसान को बताया जाता है बाद में कि आपका इस रेट पे बेच दिया गया। कभी कभी ये भी कर दिया जाता है, 2-2 दिन तक सामान रखा रहता है, किसान वापस आ जाता है, 2 दिन बाद जाते हैं कि आपका माल इस रेट पे बेच दिया गया। किसान को कोई नहीं पूछता। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा इन अधिनियम के द्वारा, इन कानून के द्वारा मिल गया है। अब ये दूसरी चीज़ ये पैदा की जा रही है कि साहब, जो विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये एमएसपी ख़त्म कर देंगे। एमएसपी ख़त्म करने का कोई सवाल ही नहीं है। एमएसपी अपनी जगह रहेगी, मंडियाँ अपनी जगह रहेंगी और एमएसपी का जो 1.5 गुना दाम है ये लगातार जारी रहेगा। इसको पार्लियामेंट के अंदर भी कह दिया गया है और इनमें कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एमएसपी ख़त्म करने का प्रावधान हो। तीसरी चीज़, एक आरोप ये लगाया जाता है ये राज्यों के अधिकारों को एनक्रोच किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये भी 100% गलत है, क्योंकि संविधान की धारा 246 की
7वें शेड्यूल के 14 आइटम पर ये दिया गया है, क्योंकि 7वें शेड्यूल में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ को पहली सूची में संघ किन किन विभागों में बना सकता है केंद्र, दूसरी में राज्य किन किन विभागों में अपने कानून बना सकते हैं, तीसरी है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। तो आर्टिकल 246 7वां शेड्यूल आइटम 14 में यह मैं मानता हूं कृषि के कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है, लेकिन प्राइस कंट्रोल करना, मूल्य का संरक्षण करना, उसका व्यापार, ऋण और इन सब चीज़ों को लेकर प्रोसेसिंग, भंडारण, इन सब चीज़ों को लेकर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, क्योंकि ये समवर्ती सूची में आता है। जी। समवर्ती सूची जो होते हैं, कंकरेंट लिस्ट, उसमें दोनों बना सकते हैं। केंद्र ने इस कानून के बनाने से पहले कुछ योजनाएं चलाई, जैसे पीएम आशा योजना, लेकिन उसका लाभ बहुत राज्यों में नहीं मिला, राज्यों ने उसको लागू नहीं किया। तो इस तरह के ना करने से उन कल्याणकारी योजनाओं के वहां के किसानों को लाभ नहीं मिल सका। तो इसीलिए केंद्र को ये समवर्ती सूची में इस कानून को बनाया है, पूरा अधिकार बनाने का है। और संविधान में यह भी लिखा हुआ है, यदि समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून राज्य के कानून पे भी प्रवेल करेगा। अच्छा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि राज्यों के अधिकार को छीना गया हो। ये केंद्र ने अपने अधिकार का उपयोग किया है। पूरा देश एक राष्ट्र एक बाजार, ये जो धारणा है उसको साकार करके दिखाया है। और ये कांग्रेस वाले अपने ही मैनिफेस्टो से मुकर रहे हैं। इनके घोषणा पत्र में 19 के में है। इन्होंने कई राज्यों में फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का तो किया भी है। जी। आज ये, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, तय ये होना है आज कि आप दलालों का साथ दोगे, बिचौलियों का साथ दोगे या किसान का साथ दोगे। किसान को तो मुक्ति मिलती है इनसे, किसान को तो फायदा इनसे। और क्यों फायदा, मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसानों की आय 22 तक दोगुनी करेंगे और इस देश की अर्थव्यवस्था को 24 तक हम $5 ट्रिलियन पर ले जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पीछे कुछ कदम उठाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ने एक सॉइल कार्ड हेल्थ की योजना चलाई है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। अब जैसे कृषि सिंचाई योजना है, मैं पूछना चाहता हूँ 60 साल तक राज करने वालों से कि 60 साल तक तुमने राज किया, 54% जमीन में सिंचाई के साधन किसानों को क्यों नहीं उपलब्ध कराई आपने? 54% जमीन में सिंचाई के साधन थे। प्रधानमंत्री जी आए, इस योजना के तहत उन्होंने एक 40,000 करोड़ का कॉर्पोरेट फंड बनाया जी। और उसके द्वारा राज्यों से कहा आप तालाब में बरसात का पानी रोकेगा, ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कीजिएगा। कई राज्यों ने शुरू किया उसको। और ड्रिप सिस्टम से सिंचाई का मतलब है 40% पानी की बचत, लगभग 30% खाद की बचत, 20% मजदूरी की बचत, 17% बिजली की बचत और 25% पैदावार में बढ़ोतरी। जी। क्योंकि वो सीधा सीधा फसल की जड़ में पड़ता है, खरपतवार उसे नहीं यूज करती। तो ये उसका फायदा है, ये क्यों नहीं कर सकते थे? दूसरी चीज, इन कानूनों के बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग लॉसेस समाप्त हो जाएगा। एक सर्वे के अनुसार 92,000 करोड़ का किसानों का सालाना का नुकसान होता है। फसल के कटने के बाद होने वाला नुकसान जितना ऑस्ट्रेलिया में अनाज गेहूं पैदा करते हैं इतना इंडिया में बर्बाद हो जाता है कुप्रबंधन के कारण, प्रबंधन ना होने के कारण। जितना इंग्लैंड एक वर्ष में खाता है इतना यहाँ बर्बाद हो जाता है। 92,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। तो ये चिंता क्यों नहीं की कांग्रेस ने कभी? इन कानूनों के द्वारा इनका समाधान हो रहा है, ये मीट आउट हो रहा है। क्यों? इसमें केवल यही नहीं है कि साहब व्यापारी खरीदेगा, इसमें 2 चीज है। व्यापारी पैन कार्ड धारक होना चाहिए, उसकी शर्त है कि विदिन दिन के दिन पैसे देगा और कोई परेशानी है तो विदिन 3 वर्किंग डेज में पेमेंट करना ही होगा। ये कानून में प्रावधान कर दिया गया है ताकि पेमेंट में दिक्कत रहे। दूसरी चीज, व्यापारी पैन कार्ड धारक होना चाहिए। वो व्यापार अंतर राज्य भी कर सकता है, विदिन राज्य भी कर सकता है।
किसान भी सीधा ई ट्रेडिंग के द्वारा इस व्यापार को कर सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी ने जो ई नाम चलाया था, पहले 585 मंडियों को जोड़ा था कॉमन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, अब 1000 जुड़ी हुई हैं। अब ये सीधे सीधे किसानों का एक समूह, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई होगा, यह सहकारी समितियां हैं जैसे, वो भी इस काम को कर सकती हैं, अपना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकती हैं। किसानों के समूह के द्वारा जो एफपीओ बनाने की योजना केंद्र ने बनाई है, उनको या इस सहकारी समितियों को कोई पैन कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब 300 लड़के, किसानों की 300 परिवार इकट्ठे होते हैं, एफपीओ बनाते हैं, मैदानी क्षेत्र में 300 और पहाड़ी क्षेत्र में 100, तो वो भी सीधा देश में किसान, इसका मतलब सीधा अपना मूल्य देश के किसी भी हिस्से में ई ट्रेडिंग के द्वारा बेच सकता है। जी। पता लगा कि ये नहीं है कि वहाँ 40 रुपए किलो का भाव है बिहार में, हम गुड़ नहीं बेच सकते, यहाँ बैठ के बेच सकते हैं, तो ये भी रास्ता खुला है। तीसरी बात, प्रोसेसिंग प्लांट। प्रधानमंत्री जी ने अभी कोविड के टाइम में 1 लाख करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष पैकेज दिया है, और इससे अलग 10,000 करोड़ रुपया दिया है प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगाने के लिए। खाद्य कृषि के क्षेत्र की सूक्ष्म यूनिट खाद्य उत्पाद से संबंधित लगे, तो प्रोसेसिंग प्लांट्स के द्वारा जो वैल्यू एडिशन है ये होगा, और ये पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस हैं, इसको मीट आउट किया जाएगा। ये एक विशेष बात है। तो जगह जगह गोडाउन्स बनेंगे, वेयर हाउस बनेंगे, प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, और ये ई ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म स्थापित होंगे। ये भी इसमें साफ करा गया है कि यदि, हमने कहा पहले पार्लियामेंट तक में उठाया, किसान को पता होना चाहिए कि वो बोने के टाइम उसके दाम क्या मिलने वाले। किसान बो देता है, पता चलता है दाम मिले नहीं, और फिर कभी कभी आलू है, टमाटर है, प्याज सड़कों पर पड़ा फिरता है। इसकी भी चिंता की गई है। किसान जो करार करेगा वो एमएसपी से कम पे तो करेगा नहीं। कोई किसान ऐसा बेवकूफ थोड़ी है जो सरकारी रेट घोषित है उससे कम पे करेगा, क्योंकि एमएसपी और सरकारी खरीद खुली रहेंगी, वो एक अपना विकल्प है, उससे ज्यादा पे ही करार करेगा। और उसके असफल होने पे किसी वजह से किसान से कोई जमीन के संबंध में, स्वामित्व के संबंध में सवाल खड़ा नहीं कर सकता उसमें, ये कानून में प्रावधान है। किसान से केवल जो एडवांस उसने लिया है कुछ जी, वो वसूला जा सकता है, ब्याज भी नहीं देना। अच्छा। और यदि व्यापारी ने, कंपनी ने गलती कर दी, उन पे 1.5 गुनी पेनल्टी लगेगी। अच्छा। और किसी एक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना है, किसी ने इसने गलती कर दी तो 25,000 से लगा के 5 लाख तक का जुर्माना है। उल्लंघन करने पे कभी कभी 10 लाख तक का जुर्माना होगा। जी जी। तो पूरा का पूरा कानून किसानों के पक्ष में है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा हम आय को 2 गुनी करेंगे। अब 2 गुनी कैसे करेंगे? काम बड़ा चुनौतीपूर्ण है। इसलिए चुनौतीपूर्ण है कि यहाँ छोटी जोत ज्यादा है, देश में जमीन बहुत कम है, और भविष्य में और कम होने की संभावना है। उसके कारण 3 है, बढ़ती जनसंख्या, एकल परिवार, टूटते परिवार, बिल्कुल, और तीसरा कारण है कि अन्य कार्यों में भूमि का उपयोग। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, शहरीकरण हो रहा है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, नहर बन रही है, सड़कें बन रही हैं, तो ये जमीन तो वही रबड़ है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जमीन घटेगी और भी। और विश्व की आबादी का 18% भारत में है, जनसंख्या 18% है। जी जी जी। पशु भारत में 11% है, लेकिन जमीन और पानी कितना है? जमीन 2.4% है, पानी 4.2% है। अब इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण, पशुओं का, जनसंख्या का करना, जी जी जी, और फिर किसानों की आमदनी बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनौतियों से ही सामना करने की आदत है, और असंभव को संभव बनाने की आदत है। इसीलिए उन्होंने ये कार्य शुरू किए हैं। उन्होंने, मैंने बताया, जैसे डिश सिस्टम से शुरू किया गया, और यहाँ अब ये संभव कैसे है मैं ये बताना चाहता हूँ। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को खत्म कर दिया जाएगा। वैल्यू एडिशन कैसे होता है? वैल्यू एडिशन ऐसे होता है कि जैसे आलू है, टमाटर है,
अब ये क्या था, 2 रुपये 4 रुपये किलो माल सड़ जाते थे, गिरते फिरते थे। जी। जब वहाँ वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज बनेंगे तो वहाँ वो रखे जाएंगे, प्रोसेसिंग के प्लांट लगेंगे तो बाई प्रोडक्ट तैयार होंगे। एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, और मैं तो सब सांसद से कहता हूँ जाके देख लो। हमारे यहाँ 89 में सांसद रहे थे मेरठ से हरीश पाल। जी जी। उनके भतीजे ने प्रतापपुर में ही, मोहकमपुर में, मेरठ में एक लगा रखा है चिप्स का प्लांट। जी जी जी। वो करार करता है किसानों से, आलू बोआता है। और जब किसानों का आलू 4 रुपये किलो रेट आ गया था, तब भी वो 28 रुपये किलो दे रहा था उनको। ये है करार की बात। 28 रुपये किलो खरीद रहा था सब, और उनकी चिप्स बना के बेच रहा था। क्यों टमाटर सड़ेगा? टमाटर का प्रोसेसिंग करके और उसकी सॉस बनेगा, 10 चीज बनेंगी, रखा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंवला बेचोगे, कभी कभी 10 रुपये किलो आ जाता। कैंडी बना दो तो हो जाएगी आपकी 250 रुपये किलो। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो वैल्यू एडिशन है भारत में केवल 7% है, जबकि विश्व के देश ब्राजील है, यूएसए है, फिलीपींस है, इनमें ये 60 से 70% तक है। हाँ, वैल्यू एडिशन क्यों नहीं हो सकता साहब? गेहूं है, गेहूं हमारा 20 रुपये किलो जाता। गेहूं का आटा बना के, पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग करके, आशीर्वाद आटा, शक्ति आटा, जी जी जी, 30 रुपये किलो जाता है। इसका बढ़िया दलिया बनेगा, दलिया बना के पैकेजिंग ब्रांडिंग करेंगे तो 50 रुपये किलो जाएगा। दर्जनों बाई प्रोडक्ट गेहूं से होते तैयार, मक्का से होते तैयार, धान से होते हैं। तो इस तरह बाई प्रोडक्ट तैयार करेंगे। अब ये मैं क्या बताऊं कि ये जो बीच के जो दलालों का साथ दे रहे हैं, इनका वगैरह बताना चाहता हूँ जी। एक कृषि अनुसंधान का सर्वे है, उसके अनुसार 77% बिचौलियों पे जाता है। और ये देश में जो भी बड़े नेता हुए हैं किसानों के, चाहे सर छोटू राम हो या चौधरी चरण सिंह हो या और हों, उन सब ने कहा बिचौलियों से किसानों की मुक्ति होनी चाहिए। बिचौलियों का मतलब दलाल। और ये विपक्ष सारा उनके साथ खड़ा हो गया है, दलालों के साथ, किसानों के हितों की अनदेखी कर रहा है। कैसे ये होती है? मैं कोविड के टाइम में गुलावटी से चला, जब धौलानी के पास आया, मेरे ड्राइवर ये दीवान जी गवाह हैं, एक खेत से लौकी इकट्ठी करके ले जा रहे थे उसमें गाड़ी में। मैंने कहा यार दिल्ली जा रहे हैं, सपरावत गांव से चले थे, मैंने कहा चलो लौकी ले लो। पूछा गाड़ी वाले से, ड्राइवर ने जाके, भैया लौकी कैसे दी है? कहने लगी जी कितनी लेनी है? हमें 2-3 किलो लेनी है। कहने 10 रुपये की 3 किलो। और यदि पूरी गाड़ी खरीदोगे 3 रुपये किलो। 10 रुपये की वहाँ से लौकी मिली 3 किलो। मैं गाजियाबाद पहुँचा, राजनगर एक्सटेंशन पे, वहाँ मालूम किया, जानबूझ कर मालूम किया, लौकी तो हमने खरीद ली थी, वहाँ 25 रुपये किलो। और जब दिल्ली आए, गोल मार्केट का पता लिया, तो यहाँ 30 रुपये किलो। तो किसान की जेब में जा रहे हैं 3 रुपये, और उपभोक्ता को मिल रहे 30 रुपये। बिल्कुल। तो एक सर्वे हुआ है हमारे इसी कृषि अनुसंधान संस्थान का सर्वे है, वो कहता 77 रुपया 100 में से बिचौलियों पे जाता है। उस सर्वे के अनुसार उपभोक्ता को 100 रुपये की चीज मिलती है, तो किसान की जेब में 23 रुपये जा रहे हैं। इन बिचौलियों के चैन को तोड़ना, इनको खत्म करना, इसके इन कानूनों के द्वारा ये काम किया गया है। अब ये प्रधानमंत्री जी ने करीब जो 10,000 करोड़ रुपया इसमें दिया है, प्रोसेसिंग की यूनिट लगे किसानों की, वो इसीलिए दिया है कि किसान अपनी चीज का पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करें। इन एफपीओज को सारा नाबार्ड मदद करेगा, ट्रेनिंग देगा, और ये फिर एक्सपोर्ट तक करेंगे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। यहाँ बुलंदशहर जिले में एक किसान हल्दी की खेती करता है, भारत भूषण नाम है उसका। कच्ची हल्दी बेचता था, 8-10 रुपये किलो जाती थी। जब उसको बताया गया कि सुखा के मशीन दिया और पीस के इसकी पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग करके भेजो, उसको सलाह दी गई। जब उसने ये काम शुरू किया तो 5 किलो कच्ची हल्दी की 1 किलो पाउडर बना, 15,000 की मशीन आई। वो बाजार में गया, ब्रांडिंग कर दी, पैकेजिंग कर ली, वही 300 की जाने लगी। जो 50 रुपए की थी वो 300 की हो गई।
अब उन्हें और किसानों को भी हल्दी लगवानी शुरू कर दी कि भी तुम्हारी 8-10 में जारी, मैं 15 में खरीदूंगा, और खरीदता है, और उसका काम शुरू हो गया। तो एक किसान हल्दी में इतना कर सकता है, तो किसान छोटी जमीन है। देखिए इस देश में मैंने कहा 86% स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, 86%। और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 90% से ऊपर है। उत्तर प्रदेश में 92% है, कई और प्रदेशों में 90% के आसपास है। और इनमें भी 23% किसानों के पास 150 गज से कम जमीन है। 150 गज से कम जमीन में कैसे वो अपनी ज्यादा पैदावार करे, इसके तरीके हैं। सीड तैयार करना, इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। वैल्यू एडिशन है डाइवर्सिफिकेशन। सीड तैयार करो, एक नर्सरी तैयार करो, एक आम का नर्सरी का पौधा, आम्रपाली का लखनऊ के पास वलियाबाद 100 रुपये से कम में नहीं आता, ये तैयार करें। नंबर 2, फूलों की खेती करें। इस कोविड के टाइम में मैंने मंत्री को कहा, माननीय कृषि मंत्री जी को, मैंने कहा जी किसान बर्बाद हो गया फूलों की खेती करने वाला, वो उनकी मदद करो, क्योंकि कोई उत्सव नहीं हो रही, विवाह शादी नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है। जी जी जी। उस समय भी एक किसान मुझसे मिला, कन्नौज का। उसने कहा जी मुझे नुकसान नहीं हुआ। मैं, तुम्हें क्यों नहीं हुआ? कि मैंने प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है, मैंने गेंदे की फूलों की खेती करता हूँ, तेल भी निकाला और इत्र भी निकाला, इससे नुकसान नहीं हुआ। तो यदि प्रोसेसिंग करेंगे, बिल्कुल आप कितनी, यदि मधुमक्खी पालन करते हैं, बिल्कुल, तो मधुमक्खी में कोई जमीन की जरूरत नहीं है, डॉलों पर रख देते हैं डिब्बे, 4000 का डिब्बा आता है, 1 साल में अपनी जो लागत है उसे वापस कर देता है वो। बिल्कुल। और वो जो जिस खेत के डॉलों पर रखी गई उनमें 11% तक ईल्ड बढ़ जाती है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होता है बहुत तेजी से मधुमक्खियों के द्वारा, पराग को इधर से उधर ले जाती है। तो ये मधुमक्खी पालन के लिए अलग से बजट दिया है। मेडिसिनल प्लांट है, एलोवेरा है, अश्वगंधा है, आपकी गिलोय है, सर्पगंधा है, ये इतने प्लांटेशन किया जाता है, 4000 करोड़ इसी में विशेष पैकेज प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए मेडिसिनल प्लांट्स के लिए दिया। इधर को क्यों नहीं कर सकते? दूसरा मछली पालन है, मछली पालन के लिए इसमें विशेष रूप से 20,000 करोड़ रखा है। एक किसान करनाल का है, वो 1 एकड़ में 5 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, उसको पद्मश्री भी मिली है। क्यों कमा रहा है? उससे मालूम किया हमने, 3 लाख रुपए तो वो मछली बेच के करता है, और 2 लाख रुपए उसके सीड से जो नर्सरी तैयार करता है उससे कमाता है। तो किसान को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये सारी जानकारी दी जाएंगी कि इस खेती को डाइवर्सिफाइड करके कैसे हम कम जमीन में, एक गाय भैंस रखने वाला एक गाय रखेगा तो भी वो 1 एकड़ के बराबर पैदा ले सकता है। किसान का दूध कितने रुपए में जाता है साहब? गांव में 25-30 रुपए लीटर, दिल्ली में आ जाएगा 55 रुपए लीटर। क्या उसमें करामात होगी? प्रोसेसिंग किया, पैकेजिंग किया और ब्रांडिंग किया और भेज दिया। तो ये काम किसान करें, प्रधानमंत्री जी यही तो चाहते हैं, किसान इस काम को करें। और इस काम को करने के लिए ही ये कानून बना है कि कैसे वैल्यू एडिशन किया जाएगा, कैसे उनकी ये जो हमारे बिचौलियां हैं इनकी रोल खत्म करके उनको सहायता की जाएगी। एक समूह किसान का बनेगा। किसान छोटी जोत का किसान कोई भी काम करेगा तो उसे नुकसान होगा। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, किसानों के लड़के नौकरी को फिरते हैं, ग्रेजुएशन करा 10-10, 5-5 हज़ार की नौकरी दे दो, MBA वाले बेकार कर दे, बेरोजगारी। अब वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, अब वो रोजगार के सीकर नहीं होंगे, बल्कि जॉब क्रिएटर होंगे, जॉब प्रोवाइडर होंगे। क्यों? वो इस काम पे लगेंगे ना। मैं कई कंपनियों के नाम मिलकर बता सकता हूँ जिनके पास एक गाय भैंस नहीं है, करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। डिलाइट मिल्क कंपनी ऑफ इंडिया है। बिल्कुल। तो किसान जो उसका 25-30 रुपए में जा रहा है, उसको वहाँ प्रोसेसिंग का प्लांट लग जाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ की व्यवस्था की है, इसी में की है, जो अभी आत्मनिर्भर भारत का बनाया है प्रधानमंत्री जी ने। तो वहीं पर प्रोसेसिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, भेजेंगे सारों। तो किसान को इससे फायदा होगा, तो किसान की इनकम बढ़ेगी। और ये जो कहते हैं कि साहब हमने कहा था कि लागत होते टाइम किसान को पता होना चाहिए क्या मिलने वाला, तो करार करेगा तो उसको वो मूल्य तो देने के लिए बाध्य होगा ही होगा वो। बिल्कुल। लेकिन यदि बाजार में मूल्य और भी बढ़ जाता है जी, तो किसान की हिस्सेदारी उसमें होगी। और यदि घट जाता है मूल्य तो किसान को कोई नुकसान नहीं होगा, उसको उतना तो देना ही होगा जो करार हुआ है।
तो सारा कानून चाहे वो तीनों में ये किसानों के पक्ष में है, किसानों को बंधन मुक्त करने के लिए है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो वैल्यू एडिशन के लिए हो, मैंने बताया, चाहे डाइवर्सिफिकेशन के लिए हो, कैसे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। और छोटी जोत में 23% किसान मतलब 150 गज से कम जमीन उसके पास, उसको मैंने बता दिया वे सीड पैदा करो, आप मेडिसिनल प्लांट लगाओ, सरकार सहायता कर रही है, आप वहाँ डेयरिंग का पशुपालन का करो, इनके लिए व्यवस्था की गई है, 4000 करोड़ मेडिसिनल प्लांट्स के लिए दिया है, उनकी प्रोसेसिंग करो, पॉली हाउस लगाओ, फ्लावरिंग करो, कम जमीन में वो ज़्यादा काम होगा। ये जो योजना है ये सारा का सारा कि किसानों को मुक्ति मिले, बंधनों से मुक्ति मिले, सारे रेस्ट्रिक्शन से मुक्ति मिले और इन दलालों से, बिचौलियों से मुक्ति मिले, इसके लिए अब तय करना है। मैं तो आज ये सवाल करने वाला था, वहाँ झगड़ा वो झंझट हुआ, मौका नहीं मिला। मैं पूछता हूँ, कांग्रेस बताए 60-70 साल राज करने के बाद किसान जो सबसे उत्तम पेशा था, देश की आज़ादी के टाइम भी 51.8% कृषि का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में था, और जब कांग्रेस से सत्ता छोड़ी तो 13% पे आ गया, और 13-18 के बीच आज़ादी के बाद कभी नहीं, 18 से ऊपर कभी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्यों किसानों की संख्या 75% से घट के 55% पर रहेगी? क्योंकि इनकी नीति किसान विरोधी नीति थी। ये बिचौलियों को और इनको बढ़ावा देते हैं, इनके कारण किसानों की दुर्गति हुई और उसकी मजदूर से भी खराब स्थिति हो गई। इसके लिए किसान जिम्मेदार है। किसान की 54% जमीन में सिंचाई के साधन मुहैया इन्होंने इतने लंबे टाइम में नहीं कराए, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। यदि किसानों को कुटीर उद्योग खत्म हो गए, गांव गांव लगे हुए उद्योग थे, तो उसके लिए ये जिम्मेदार है, इनकी गलत नीतियाँ जिम्मेदार है। तो मैं कहता हूँ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो लागू हो जानी चाहिए थी। 5-6 साल तक इन्होंने क्यों ठंडे बस्ते में डाल कर रखी? लागत का 1.5 गुना क्यों नहीं दिया? उनको किसानों को नहीं मिला, तो ये जिम्मेदार है। यदि ये 92,000 करोड़ का सालाना नुकसान किसान को होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज, आपके गोडाउन्स नहीं बने, प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं लगे, कि फसल कटने के बाद कोई प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 50-60 साल तक राज करने वाले ये जिम्मेदार हैं। ये असल में इनकी फितरत में है कि बिचौलियों के साथ खड़े हो। इन्होंने पिछले 10 साल का, आप यूपीए का टाइम का देखेंगे, इनके आखिरी 5 साल में कृषि को इन्होंने बजट दिया है, जो खर्च हुआ है 1,21,082 करोड़। हमारा पिछले 1 साल का 1,51,518 करोड़। ये अंतर है हमारे और इनके बीच। हमने 1 साल में इनके 5 साल से ज्यादा खर्च किया है। तो किसान की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है, नरेंद्र मोदी को, इनको है। किसानों का अटूट विश्वास मोदी जी के साथ है, और ये किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने किसानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। ये इनकी राजनीति तुष्टीकरण की और किसानों को जाति में बांट करके राज करने की रही है। अब किसान समझ गया इनके चक्कर में आने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो इस 10 साल में बिचौलियों, सारे घोटाले जो इनके हुए वो बिचौलियों के द्वारा हुए ना, तो बिचौलियों को साथ देना तो इनकी फितरत में है। ये उसका काम कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र से हटे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, और देश तभी समृद्धशाली होगा जब किसान समृद्धशाली होगा, और ये सारे उपाय किसान को समृद्धशाली करने के लिए किए गए हैं। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, किसानों की आमदनी भी दोगुनी होगी, और किसान की जो अर्थव्यवस्था इनके टाइम में घट के कभी 1750 तक भी 25% कृषि का योगदान देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में था, भारत का। भारत का योगदान विश्व की अर्थव्यवस्था में 25% था 1750 तक भी। दुनिया का सबसे समृद्धशाली राष्ट्र था, उत्तम खेती थी। आज वो घट के इनके टाइम में क्यों 3% से नीचे आ गया, 2.5% पे आ गया? मोदी जी उसको फिर वहीं ले जाना चाहते हैं, ये विश्व गुरु बने, सबसे समृद्धशाली बने। इसलिए आज सारा किसानों को का विश्वास दिला दिया। मोदी जी ने खुद कहा है, ना एमएसपी खत्म होगी, आप देखते रहेंगे कि लागत का 1.5 गुने से ज्यादा किसानों को मिलता रहेगा। इन्होंने हमने स्वामीनाथन, और ना मंडियां खत्म होंगी, क्योंकि किसानों के विकल्प खुल गए हैं, सारे बंधन खत्म हो गए हैं, सारी बाधाएं हट गई हैं, और इसी से परेशान हैं, क्योंकि इनकी जो राजनीति चलती है
उन बिचौलियों के द्वारा चलती है, वो बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत पैसे वाले हैं। जी जी। अरे भाई, किसान मंडी में जाता है, 8.5% पंजाब में कट रहा है, तो किसान की जेब का ही तो कट रहा, किसान का ही तो कट रहा। यहाँ यदि खेत पे खरीदेगा, आने जाने का तो किराया बचेगा, और 8.5% की वो बचत होगी। जी जी जी। तो किसान को तो फायदा, समय की बचत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब किसानों के हित में है, और ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। विजयपाल सिंह तोमर एक ऐसे नेता हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की राजनीति पर विशेषज्ञता हासिल है, जिन्होंने किसानों के हर मुद्दे को छुआ है। वो देश की किसान की नब्ज को जानते हैं। वो सिंचाई परियोजना से लेकर खाली पड़ी ज़मीन, गोदामों की संकट, उन सब मुद्दों पर इतनी पकड़ है कि बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी है। ऐसे नेता के विचार सुनने के बाद आप इस निष्कर्ष पर ज़रूर पहुँचे होंगे कि किसानों के ये बिल कितने फ़ायदेमंद हैं। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल हमारे साथ। धन्यवाद।